Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our third chapter from history, that is India's internal challenges. So students, अब तक इस chapter में हमने देखा about the separatist movement. We saw the unrest in Punjab. हमने देखा that पंजाब के अंदर खालिस्तान का डिमांड हो रहा था एंड धीरे धीरे करके वो मूवमेंट जो है वो एक टेररिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था. वी सॉ दैट कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल किया एंड आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑपरेशन ब्लैक थंडर गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर पीस भी रिस्टोर कर दी थी. सो यहाँ पे हमारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जो चैलेंज था वो कंप्लीट हुआ. देन उसके बाद वी स्टार्टेड विद द इश्यूज कंसर्निंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वी सॉ दैट कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट्स थे एंड उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी. हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ही वांटेड दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो इंडिया के मेन स्ट्रीम में काउंट होने लगे. मतलब लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो लोग हैं वो भी बाकी के स्टेट्स के साथ में मर्ज होने लगे. इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो. ओके, अब यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेट्स के बारे में दिया है दैट क्या प्रॉब्लम चल रही थी उन स्टेट्स के अंदर, क्या डिमांड थी लोगों की, एंड वी विल सी दैट कैसे गवर्नमेंट ने उन जगहों पर पीस मेंटेन किया एंड उन प्लेसेस को इंडिया के मेन स्ट्रीम में वो लोग लेकर आए. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद मिजोरम. The tribes in the northeast India have an ancient history. When India became independent, the government gave administrative autonomy to the district of Mizo majority area of Lusai Hills. When the State Reorganization Commission was appointed in 1954, the expectations of the people in this area grew. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. In 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. During this famine, Mizo leader Laladenga served the common people a lot. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो उनकी जो कल्चरल हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब मिज़ो मेजॉरिटी का जो एरिया था उनको पावर्स दिए थे दैट वो डेवलपमेंट के रिलेटेड या जो कुछ भी इश्यूज़ है उनके ऊपर वो खुद डिसीजंस ले सकते हैं. 1954 में जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था फिर से, उस टाइम पे मिज़ो मेजॉरिटी के जो लोग थे उनका डिमांड, उनका एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगा. उनका एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से इंक्रीज़ होने लगा दैट उनको मे बी शायद और भी ज़्यादा पावर्स मिल सकते हैं. दिस वॉज द टाइम जब मिज़ोरम वॉज एक्सपीरियंसिंग ड्रॉट, मतलब खाना नहीं था, सूखा पड़ा था. एंड उस टाइम पर लाल देंगा, ही वॉज द लीडर, उसने मिज़ोरम के लोगों को बहुत हेल्प किया. वहाँ के जो लोग थे उनको फूड्स वगैरह प्रोवाइड किए थे. इन 1961 लाल देंगा एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिज़ो नेशनल फ्रंट. ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिज़ोरम, an independent nation carved out of Tripura, Manipur and Mizo majority areas from Lusai Hills. In March 1966, Mizo National Front announced the emergency of independent Mizoram. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट लाल देंगा ने क्या बोला दैट ही वांट्स, मतलब उसने सिटीजन्स के वहाँ के लोगों के बिहाफ पर क्या बोला दैट हमको एक ग्रेटर मिज़ोरम चाहिए, हमको त्रिपुरा, मणिपुर इन स्टेट्स के साथ में नहीं रहना. सॉरी, वी वांट अ ग्रेटर मिज़ोरम. और उसमें कौन से स्टेट्स इंक्लूड होने चाहिए? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिज़ो मेजॉरिटी एरिया जो है वो पूरा कवर्ड रहना चाहिए. 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने क्या अनाउंस कर दिया? मिज़ो नेशनल फ्रंट क्या है? इट इज़ द वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन है. किसने स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन? लाल देंगा ने. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट के अंदर इमरजेंसी अनाउंस कर दिया. और ये इमरजेंसी किसके लिए थी?
दैट मिजोरम शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये किसके लिए था? दैट मिजोरम शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। नाउ उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत फर्मली, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। व्हेन द सिचुएशन calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of union territory. नाउ क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट मिजोरम को एक अलग स्टेटस चाहिए था, मिजोरम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस चाहिए था, गेटिंग, ताकि उनको ज़्यादा पावर्स मिल सके। सो ये डिमांड की वजह से मिजोरम में सिचुएशंस बहुत वर्स्ट होती जा रही थी। वहाँ पे इमरजेंसी अनाउंस हो गया था। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, मिज़ो एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उन सबको पहले सप्रेस किया। दैट इज़ वी कैन से कि जो रिबेल चल रहा था, जो फाइट्स वगैरह चल रहे थे, उन सब फाइट्स को पहले स्टॉप किया। एंड देन उसके बाद 1972 में मिज़ो मेजॉरिटी एरिया को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया था। गेटिंग, उसके पहले दे डिडंट हैड द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, लेकिन 1972 में क्योंकि लोगों की डिमांड्स इंक्रीज हो रही थी, तो इंदिरा गांधी ने मिज़ो मेजॉरिटी एरिया को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया। इन 1985 Prime Minister Rajiv Gandhi had an agreement with Mizo National Front and Mizoram was given the status of full-fledged state. Lal Denga became the Chief Minister of the state. क्या बोला है? राजीव गांधी ने उनके साथ बातचीत की, एग्रीमेंट किया एंड फाइनली मिजोरम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस मिल गया। समझा? मतलब यहाँ पे क्या हुआ पूरे पैराग्राफ में? दैट मिज़ोरम के पास इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस नहीं था। मिज़ोरम ने फाइट किया फॉर द स्टेटस ऑफ द स्टेट एंड फाइनली एट द एंड उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का पोजीशन या स्टेटस हम कह सकते हैं कि उन्हें मिल गया। समझे यहाँ पे क्या बताया हुआ है? मिज़ोरम फाउट फॉर द स्टेटस। उनको क्या चाहिए था? ज़्यादा पावर्स चाहिए थे। ज़्यादा पावर्स कैसे मिलते हैं उनको? जब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाते। सो मिज़ोरम के लोगों ने उनके लीडर के साथ, लाल देंगा के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया एंड फाइनली पहले उनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला एंड देन फाइनली एक फुल फ्लेज स्टेट का भी उनको स्टेटस मिल गया। क्लियर? सो ये मिज़ोरम के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, चैलेंज था, वो बताया कि कैसे मिज़ोरम को वी कैन से दैट मिज़ोरम पहले पूरी तरह वो इंक्लूडेड नहीं थे लोग, लेकिन ये सब प्रोसेस के बाद अब मिज़ोरम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फुल फ्लेज स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट आता है अभी नागालैंड। यहाँ पर भी देखते हैं कि कैसे नागालैंड एक प्रॉपर स्टेट बना, फुल फ्लेज स्टेट बना। The Naga tribes in northeast India is known as the Marshall tribes. The Naga tribes had settled in eastern Himalayas, the Naga Hills border area of Assam and Myanmar. In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council. Later, they made a demand for independent state of Nagaland. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That Naga tribes जो है वो कहाँ पे settled है? They are settled in the ईस्टर्न हिमालयाज और बॉर्डर कहाँ से शेयर करते हैं? आसाम एंड म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है। 1946 में नागा का जो एजुकेटेड यूथ था उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? नागा नेशनल काउंसिल, दैट इज NNC। नाउ ये काउंसिल सेटअप होने के बाद इस काउंसिल ने क्या डिमांड किया? दैट नागालैंड शुड बिकम द इंडिपेंडेंट स्टेट। उन्होंने देखा दैट जैसे मिज़ोरम में भी सिचुएशन हम देख रहे हैं, पैरेलली ये सब चीज़ें चल रही है। सो इवन नागालैंड के जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड किया। दे वर लेड बाय अनगमी जपू फिजो। In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. 1955 skirmishes happened between local Nagas and the soldier of Assam Rifles. Military actions were also taken to suppress the skirmishes. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That
इन लोगों ने अब डिमांड क्या किया कि हमें अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है। धीरे धीरे करके ये चीज़ें जो है वो वायलेंट होती जा रही थी, फाइट्स बढ़ती जा रही थी, एंड फिर गवर्नमेंट ने, फाइट्स किसके साथ हो रही थी, नागा नेशनल काउंसिल वॉज फाइटिंग विद दी असम। सो यहाँ पे ये दोनों की फाइट को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लिए थे, मिलिट्री एक्शंस वे टेकन, एंड मिलिट्री एक्शंस कौन ऑर्डर करता है, गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। तो नागालैंड में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने मिलिट्री को ऑर्डर किया, एंड मिलिट्री ने उन दंगों को, उन फाइट्स को स्टॉप किया। Several rounds of discussion took place between the central government and the Naga National Council. Central government decided to give the Naga majority territory the status of union territory. Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together Naga majority territory to the part of Tusain. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट क्योंकि सिचुएशन फाइट का फॉर्म ले चुकी थी एंड गवर्नमेंट डिड नॉट वांटेड कि वायलेंस इंक्रीज हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नागा नेशनल काउंसिल जो यूथ था उनके साथ में बैठ के बातचीत की, डिस्कशंस किए। जो नागा नेशनल काउंसिल थी उनका डिमांड क्या था, दैट नागालैंड शुड बिकम अ स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट बनाना चाहिए, एंड गवर्नमेंट एट दैट टाइम वॉज नॉट एग्रीइंग। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, दैट नागालैंड को वी कैन गिव द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। फाइनली 1963 में नागालैंड को भी एक फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस मिल गया था। मतलब यहाँ पे अब तक हमने दो स्टोरी पढ़ी, कैसे जो एरियाज थे, कैसे वहाँ की जो लोकल ट्राइब थी उन्होंने अपने प्लेस के लिए फाइट किया और उस प्लेस को किस में कन्वर्ट किया, एक फुल फ्लेज स्टेट में कन्वर्ट किया। अब आसाम की स्टोरी पढ़ते हैं। देखो मिज़ोरम और नागालैंड दोनों की स्टोरी वी कैन से ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। मिज़ोरम में भी लोगों ने रिबेल किया था एंड फाइनली उनको पहले यूनियन टेरिटरी का एंड देन फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस मिला। नागालैंड का भी जो एजुकेटेड यूथ था उसने काउंसिल फॉर्म की। काउंसिल की डिमांड क्या थी, दैट नागालैंड को एक स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए, एंड फाइनली नागालैंड को भी 1963 में एक स्टेट का स्टेटस मिल गया। Let's see what is the story of Assam. In 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Students Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of dominance in the Assam of Bengali migrants. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Mr. Shankar Rao Chauhan and Assami leader Praful Kumar Mahanto signed an accord. It was decided to send the Bangladeshi citizens who have infiltrated in Assam back to their original places. क्या बताया यहाँ पे, that 1983 में असम के जो स्टूडेंट यूनियन था, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने मिलके और मतलब एक और परिषद, एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्होंने जो बंगाली माइग्रेंट्स है जो आसाम में आकर रह रहे उनको वापस भेजने का डिमांड स्टार्ट किया। थिंक बिकॉज अगर दूसरे लोग किसी एक स्टेट में आके रहते हैं तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन गेटिंग द जॉब, प्रॉब्लम इन गेटिंग फूड। सो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आसामी स्टूडेंट यूनियन ने क्या किया, एक प्रोटेस्ट या वी कैन से दैट क्वेश्चन करने लगे दैट बंगाली माइग्रेंट्स को आसाम में नहीं रखना है। नाउ राजीव गांधी, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उनके साथ होम मिनिस्टर, देन उसके बाद आसाम के लीडर, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया दैट जो बांग्लादेशीज़ है उनको वापस से उनके कंट्री में भेजा जाएगा। इफ़ यू ऑल रिमेंबर तो 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का वॉर हुआ था एंड उस टाइम पर बहुत सारे बांग्लादेशीज़ जो है वो कहाँ पर आ गए थे, इंडिया आ गए थे। एंड क्योंकि वेस्ट बंगाल, आसाम ये सब स्टेट्स कनेक्टेड है तो बहुत सारे माइग्रेंट्स इन स्टेट्स के अंदर आकर रह रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। गेटिंग, वहाँ के लोकल लोग क्वेश्चन करने लग गए, वहाँ के लोकल लोग डिमांड करने लग गए कि इन माइग्रेंट्स को वापस इनकी कंट्री में भेजा जाए। तो फाइनली सब ने मिल के डिसाइड किया कि बांग्लादेशी सिटीजन्स को उनकी ओरिजिनल प्लेस पर भेज दिया जाएगा।
In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Praful Kumar Mahanto of the Assam Gana Parishad became the new chief minister. Due to the democratic process, it became possible to establish peace in Assam. 1963 में elections हुए and elections में कौन जीता? प्रफुल्ल कुमार. He became the chief minister of Assam and धीरे धीरे करके डेमोक्रेटिक वे में आसाम के अंदर फिर से पीस इस्टेब्लिश कर दी थी, फिर से पीस को रिस्टोर कर दिया गया था. मतलब जो फाइट्स हो रहे थे, जो दंगे प्रोटेस्ट ये सब चीज़ें हो रही थी, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके कंट्रोल किया गया. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आसाम. आसाम में हमने देखा कि स्टेट बनाने का कोई फाइट नहीं था. आसाम का सिंपल इशू क्या था? ओवर द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो 1971 में आसाम में आकर रहने लगे एंड उनकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, तो वहाँ के लोकल लोगों ने इसके अगेंस्ट फाइट किया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को भी अच्छे तरीके से हैंडल किया. आसाम के अंदर इलेक्शंस हुए एंड फिर से आसाम के अंदर पीस रिस्टोर हुई, दंगे वगैरह सब बंद हो गए. नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश. In 1954, NEFA was created. In 1972, it began to be called Arunachal Pradesh, Region of Rising Sun. On 20th February 1987, it got the status of constituent state. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? 1972 में अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया इस जगह को. नेक्स्टली 20th फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश भी एक स्टेट बन गया. इसको अरुणाचल प्रदेश नाम क्यों दिया गया था? रीजन ऑफ राइजिंग सन. इट इज़ अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे ईस्टर्न स्टेट है एंड सनरेज जो है वो कहाँ पर एंटर करती है? फर्स्टली इन अरुणाचल प्रदेश एंड दैट इज़ द रीज़न इसको नाम भी अरुणाचल प्रदेश दिया गया था. During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards a more matured path, matured democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? That 1960 से लेके 2000 तक इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है. एक मेच्योर डेमोक्रेसी यहाँ पर सेटअप हुई है. लोगों को अपने राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चला है. यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों को भी सेटअप किया जा रहा है. सो यहाँ पे हमारा सेकेंड कंसर्न या सेकेंड इंटरनल चैलेंज ख़त्म होता है एंड दैट वाज द चैलेंज कंसर्निंग टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. हमने देखा कि कैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजेस थे, गवर्नमेंट ने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया एंड फाइनली सारे स्टेट्स के अंदर पीस को रिस्टोर किया. अब नेक्स्ट मूवमेंट आता है हमारा नक्सलिज्म. नेक्स्ट क्या है? नक्सलिज्म. वी विल स्टडी कि ये नक्सलिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था एंड अब ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज क्यों बन चुका है. जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो इट स्टार्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर. ये पुअर के अच्छे के लिए चालू हुआ था, बट धीरे धीरे करके इस मूवमेंट ने एक टेररिस्ट वी कैन से पाथ ले लिया एंड जिसकी वजह से इट हैज़ बिकम चैलेंज फॉर आवर गवर्नमेंट. लेट्स सी क्या दिया है यहाँ पे हमें. दिस मूवमेंट स्टार्टेड एट नक्सलबारी इन दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल. The Naxalites organized the small land-holding farmer and land laborers and took charge of their lands, put up red flag and declared that area as a free territory in 1967. All those movements that took inspiration from this rebellion are called as Naxalite movements. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? एक इंसिडेंट्स बताया है हमें that 1967 में दार्जिलिंग हिल्स में ये मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. ये मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? दैट जो लैंड ओनर्स थे वो लैंड लेबरर्स को बहुत परेशान करते थे, टैक्सेस पे करवाते थे, टेनेंट्स को परेशान करते थे, रेंट टाइम रेंट ज़्यादा लेते थे, देन उसके बाद पेमेंट्स टाइम पे नहीं करते थे,
कभी भी टेनेंट्स को निकाल दिया जाता था लैंड से, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये नक्सलाइट मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ कि इन लोगों ने जो स्मॉल फार्मर्स थे उनका लैंड लिया, उसके ऊपर रेड फ्लैग से मार्किंग कर दी, और रेड फ्लैग के अंडर जितना भी एरिया है वो सब फ्री टेरिटरी है। अब फ्री टेरिटरी से उनका मतलब क्या है, दैट उस एरिया में ना तो लैंड ओनर कुछ कर सकता है, ना पंचायत कुछ कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, मतलब वो एरिया उनका एरिया है, ऐसा उन्होंने कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके ये मूवमेंट्स डेवलप होने लगे, एंड सिर्फ ये एक इंसिडेंस जो दार्जिलिंग हिल्स में हुआ था ये अब पूरी कंट्री में स्प्रेड होने लगा। नाउ क्या बताया है कि ऐसे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जिन मूवमेंट्स में कुछ लोग मिलकर रेड फ्लैग्स लगा देते हैं एक एरिया को, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। समझा क्या बताया यहाँ पे? ये स्टार्ट कैसे हुआ, दैट कुछ लोगों ने मिलके एक लैंड के टुकड़े पे आजू बाजू में रेड फ्लैग्स लगा दिए। रेड फ्लैग्स लगाकर क्या बोल दिया, दैट दिस इज द फ्री टेरिटरी। फ्री टेरिटरी मतलब यहाँ पे आपको टैक्स भी नहीं भरना है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट या किसी का भी कुछ नहीं सुनना है। अगर कोई कुछ एक्ट करेगा तो हम उसके साथ फाइट करेंगे। एंड धीरे धीरे करके ये मूवमेंट्स की चेन सेटअप होने लगी। चेन यानी मल्टीपल इवेंट्स ऐसे होने लगे, एंड ऐसे जैसे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट। The movement had the objectives of establishing action committee to raise a voice against the exploitation of the farmer by the landlords and confiscate the land of landlords and distribute among the tenants. ये मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव थोड़ा ठीक था, वी कैन से। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट जाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो लैंडलॉर्ड का लैंड कॉन्फिस्टिकेट करते हैं, मतलब जब्त कर लेते हैं, और उस लैंड को बाकी के जो टेनेंट्स हैं उनके बीच में बांट दिया जाता है। टेनेंट्स मतलब जो रेंट पर काम कर रहे थे ना लैंड पर, तो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड से लैंड जब्त कर लेते हैं और बाकी के स्मॉल फार्मर्स या जो जिनके पास लैंड नहीं है उनके बीच में उस लैंड को बांट देते हैं। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि जो लैंडलॉर्ड्स परेशान करते थे किसको, स्मॉल फार्मर्स को या लैंडलेस फार्मर्स को, सो उनके अगेंस्ट इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। लेटर द मूवमेंट स्टेड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव। It took recourse to terrorism to prevent any government scheme and welfare policy from reaching the common people. The Naxalites started a parallel system by rejecting the democratic system. This made Naxalism a serious challenge to India's internal security. Now धीरे धीरे करके, पहले इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव थोड़ा करेक्ट था। करेक्ट क्या था, दैट जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो रॉन्ग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये लोग उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, यानी पुअर्स को हेल्प कर रहे थे, इन शॉर्ट वी कैन से। लेकिन धीरे धीरे करके ये मूवमेंट अपने मेन ऑब्जेक्टिव से हट गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पुअर्स की हेल्प करना, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने ऑब्जेक्टिव से हट गया और यहाँ पर टेररिज्म जैसा टेररिज्म यानी वी कैन से यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई जो इंडियन डेमोक्रेसी को हार्म कर सकती है। इन्होंने अपनी खुद की पैरेलल गवर्नमेंट सेट कर ली, मतलब अब ये लोग गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, एंड जितना भी एरिया इन लोगों ने कैप्चर करके रखा है वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, कोई भी वेलफेयर पॉलिसी ये लोग अप्लाई करने नहीं देते, एंड दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ बिकम अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज सिक्योरिटी। क्योंकि अगर ये नक्सलिज्म बढ़ता गया तो डर का माहौल बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं ले पाएगी, एंड दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ बिकम अ वेरी सीरियस इशू फॉर द country's security. The movement was mainly located in the West Bengal. Later the movement spread to the East Godavari in Andhra Pradesh. देखते हैं कहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। विल मार्क द स्टेट्स। पहले ये मूवमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेस्ट बंगाल से, देन
बांग्लादेश पहुंचा, विशाखापट्टनम पहुंचा, तेलंगाना पहुंचा, देन उसके बाद में इट रीच टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा। दिस आर दी प्लेसेस जहाँ पर ये मूवमेंट जो है वो अब धीरे धीरे करके स्प्रेड हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी दिस मूवमेंट इज़ देयर। मतलब कितने स्टेट्स हो गए टोटल अब तक अगर हम देखें तो? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, तेलंगाना, देन उसके बाद में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। 7 to 8 स्टेट्स में ये मूवमेंट अब जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। गेटिंग कितने स्टेट्स है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। दिस आर दी स्टेट्स जहाँ पर ये मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो चुका है। In order to maintain their influence, the Naxalites establish an organization called People's Liberation Guerrilla Army. This conflict is still going on. Now, Naxalis ने क्या किया? अपने इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, PLGA, एंड नाउ ये सिचुएशन जो है वो इंटेंस होती जा रही है। रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इन एरियाज़ में नक्सलीज कर रहे हैं एंड अब तक इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। गेटिंग पंजाब का अनरेस्टनेस, देन उसके बाद बाकी के जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे उन सब के इश्यूज़ को हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन नक्सलिज्म को अभी तक भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये इशू अभी भी चल रहा है एंड धीरे धीरे करके इट इज़ बिकमिंग अ थ्रेट टू द कंट्रीज डेमोक्रेसी, टू द कंट्रीज सिक्योरिटी। गेटिंग डेमोक्रेसी और कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।